ओके। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस जो है जो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स है उसके उसका इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। एंड वी हैव आल्सो सीन कि लॉक क्या होता है और कौन सा लॉक किसके रेस्पेक्ट में कंपैटिबल होता है। इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि लॉकिंग प्रोटोकॉल्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स कॉन्करेंसीज में जो जनरली ऑकर होती हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि डेडलॉक, देन स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड वी ऑल्सो सी दैट कि स्टारवेशन अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे डील किया जाता है। सिमिलरली जब डेडलॉक आएगा तो डेडलॉक से कैसे डील किया जाएगा। ओके। सो नाउ हम लोग टू फेस लॉगिंग प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। सो देर आर थ्री two phase locking protocols are available that are implemented that have been implemented in different databases. So let's start. सो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, सो अगेन लॉकिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि लॉकिंग प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स लॉक, जिसमें आप जिन रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा आइटम्स का लॉक और अनलॉक करते हैं, उनको ट्रांजेक्शन को लॉक इशू करते हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए। सो उन रूल्स का जो सेट है, दैट सेट ऑफ रूल्स जिनकी मदद से आप डेटाबेस में जो डेटा आइटम्स हैं उनको लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं। तो इन रूल्स को कलेक्शन के रूल्स के कलेक्शन को हम लॉकिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके। सो प्रोटोकॉल का जैसे कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। ओके। सो लॉकिंग प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स दैट आर रिलेटेड टू लॉकिंग। लॉकिंग करने के लिए जो आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो आपके लॉकिंग प्रोटोकॉल कहलाएंगे। ओके। सो जितने भी लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे लॉकिंग प्रोटोकॉल जितने भी शेड्यूल जनरेट करते हैं वो सब के सब कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होते हैं। ओके। नाउ ये जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो शेड्यूल एक लॉकिंग प्रोटोकॉल जनरेट करता है, तो मल्टीपल शेड्यूल वो जनरेट कर सकता है ऐसे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। बट सारे पॉसिबल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ये लॉकिंग प्रोटोकॉल नहीं जनरेट करते हैं। ओके। सो अज्यूम करिए कि एक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल का एक सेट है एस, एंड एक लॉकिंग प्रोटोकॉल पी है जिसने जो शेड्यूल जनरेट किए हैं। सो लेट मी यूज द नोटेशन। सो सपोज पी इज सम लॉकिंग प्रोटोकॉल। ओके। नाउ आप इस पी को फॉलो करते हुए बहुत सारे शेड्यूल जनरेट कर सकते हैं जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे। सो लेट्स से दैट सेट ऑफ शेड्यूल इज एस, capital S. So capital S is the set of conflict serializable schedule that are generated by S. Sorry, P. Okay. Now let's assume S dash is the set of all possible conflict serializable schedule जो जो ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल में जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है जो उनसे जनरेट हो सकता है। सो ये हो गया आपका एक तरीके से एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल शेड्यूल्स दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दीज शेड्यूल्स। ठीक है। नाउ दो शेड्यूल को आपको याद होगा हम कंपेयर तभी करते हैं जब उसमें सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस हो। सो लेट्स से एस इज द सेट ऑफ शेड्यूल्स जितने जो आप एस जो ट्रांजेक्शन्स का सेट है उनसे जितने पॉसिबल शेड्यूल आप जनरेट कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो उनका सेट एस टेस है। और एस क्या है? ये प्रोटोकॉल को फॉलो करने की वजह से जो शेड्यूल जनरेट हो रहा है वो एस है। सो it is shown that or it can be proved that S is the proper subset of S dash. That means P से सारे पॉसिबल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल जनरेट नहीं होंगे। दैट मीन्स ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी होंगे जो कि एस डैश में है लेकिन एस में नहीं है। इसका मतलब P सारे पॉसिबल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं जनरेट करेगा। ओके। देयर मे बी द केसेस के कोई ऐसा प्रोटोकॉल भी हो सकता है क्लॉकिंग प्रोटोकॉल जो एस डैश को जनरेट कर सके। सो मे बी पॉसिबिलिटी मे बी ऑल्सो देयर। सो यू कैन राइट this equation in generalized form. So S will be
subset of S dash. It may be a proper subset or it may be a subset. Okay. बट यू शुड रिमेंबर दैट लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है केवल और केवल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ही जनरेट करते हैं और कोई शेड्यूल जनरेट नहीं होगा. सो लॉकिंग प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनमें जनरली जिनमें दो फेजेस होते हैं. So one is growing phase and second is shrinking phase. So growing phase में कुछ एक्शंस हैं जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है. सिमिलरली एंड कुछ फॉर एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकता. श्रिंकिंग फेज में कुछ एक्शंस ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है और कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है. सो आपने ट्रांजेक्शंस के जो एक्शंस हैं उनको दो दो फेजेस में बांट दिया है. सो उन फेजेस को हम रेस्पेक्टिवली ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेज बोलते हैं. सो ग्रोइंग फेज में अगर हम बात करें तो ग्रोइंग फेज में ट्रांजेक्शन कैन ऑब्टेन द लॉक. सो ग्रोइंग फेज में ट्रांजेक्शन के पास परमिशन होगी या ट्रांजेक्शन के पास कैपेबिलिटी होगी कि वो लॉक मांग सकता है. ओके, लॉक रिक्वेस्ट करेगा और उसे मिल जाएंगे लॉक ग्रोइंग फेज में. लेकिन ग्रोइंग फेज में वो लॉक रिलीज नहीं कर सकता है. ओके, सो ग्रोइंग फेज में ट्रांजेक्शन क्या क्या कर सकता है, लेट मी रिपीट अगेन. ट्रांजेक्शन लॉक रिसीव कर सकता है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट करेगा एंड देन रिसीव करेगा. और दूसरी चीज जो नहीं कर सकता है वो है कि वो लॉक रिलीज नहीं कर सकता है ग्रोइंग फेज में. ओके, नाउ सेकंड जो फेज है ट्रांजेक्शन का जिसमें एक ट्रांजेक्शन हो सकता है वो है श्रिंकिंग फेज. सो श्रिंकिंग फेज में ट्रांजेक्शन जो है लॉक रिलीज कर सकता है. सो अगर एक ट्रांजेक्शन के पास कुछ लॉक्स हैं तो वो एक साथ या एक एक करके उन डेटा आइटम्स को अनलॉक कर सकता है. ओके, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो नया लॉक अब नहीं मांग सकता है इस फेज में. दैट मीन्स मांगेगा नहीं तो मिलने का फिर सवाल ही नहीं उठता है. तो ट्रांजेक्शन कैन नॉट ऑब्टेन लॉक इन श्रिंकिंग फेज. ओके, सो ग्रोइंग फेज में आप देखते हैं कि ट्रांजेक्शन को लॉक ऑब्टेन कर सकने की परमिशन है. ट्रांजेक्शन कैन ऑब्टेन द लॉक एनीवेयर. ठीक है, ग्रोइंग फेज में वो जब है तो उस ग्रोइंग फेज में कभी भी वो लॉक रिक्वेस्ट करके इस रिसीव कर सकता है, लेकिन लॉक रिलीज नहीं कर सकता है. एंड जब ट्रांजेक्शन श्रिंकिंग फेज में आता है तो जब श्रिंकिंग फेज में आ गया तो अब वो लॉक रिलीज कर सकता है, केवल नया लॉक मांग नहीं सकता और ऑब्टेन भी नहीं कर सकता. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये दो फेज हैं तो इनकी बाउंड्री कहाँ होती है ट्रांजेक्शन के अंदर. सो जो ट्रांजेक्शन है, लेट मी यूज द नोटेशन. सो सपोज टी एक ट्रांजेक्शन है. ओके, नाउ it will have let's say some set of instructions और ये फेस है let's say growing. And then there are some set of instructions. ये फेस हो गया आपका shrinking. Shrinking. Okay, so this is shrinking phase and this is growing phase. Now इनके बीच में एक पॉइंट होगा दैट इज द बाउंड्री. ठीक है, ये बाउंड्री एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मार्क लगा हुआ है यहाँ पर. दिस इज जस्ट ए ट्रांसपेरेंट अज्यूम्ड बाउंड्री एंड इस बाउंड्री को हम बोलते हैं लॉक पॉइंट. वी कॉल इट लॉक पॉइंट, LOCK, लॉक पॉइंट. ठीक है, सो लॉक पॉइंट एक पॉइंट है जो इन दोनों फेजेस को सेपरेट करता है, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज को. नाउ क्वेश्चन आ रहा होता है लॉक पॉइंट कब आता है या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉक पॉइंट. सो लॉक पॉइंट का मतलब है कि जब ट्रांजैक्शन एक पॉइंट जिस पॉइंट पर अपना फर्स्ट टाइम अनलॉक
डेटा आइटम को अनलॉक करता है वो पॉइंट आपका लॉक पॉइंट कहलाता है, और वहीं से श्रिंकिंग फेज का स्टार्ट होता है। सो दैट मीन्स ट्रांजेक्शन का अगर आप कोड लिखेंगे, अगर आप टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और आप एक प्रोग्रामर हैं जो ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन लिखते समय आपको याद रखना होगा कि एक ड्यूरेशन तक एक फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से पहले ही आप लॉक मांग सकते हैं, एंड जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने लॉक रिलीज करना शुरू किया, अब आपका फेज चेंज होकर के आप श्रिंकिंग फेज में एंटर कर जाएंगे। सो ध्यान रखना, ये फेजेस जो है ग्रोइंग और श्रिंकिंग, ये कोई मार्क्ड नहीं है, इनके लिए कोई मार्क नहीं लगा होता है कि यहाँ से ग्रोइंग है यहाँ से श्रिंकिंग है, या इनकी लेंथ फिक्स हो कि नहीं 10 इंस्ट्रक्शन श्रिंकिंग में होंगे या 10 ग्रोइंग में होंगे, या 50% इंस्ट्रक्शन श्रिंकिंग में होंगे और 50% इंस्ट्रक्शन ग्रोइंग फेस में होंगे, या 30-40 का रेशियो, सॉरी 30-70 का रेशियो, या 60-40 का रेशियो। ऐसा कोई बाउंड्रीज और मार्क नहीं है कि इस तरीके से आप डिवीजन करें इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, सिंपल डिवीजन आपके लॉकिंग पॉइंट के बेस पर हो रहा है। फेजेस का साइज जो है ना लॉकिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा। सो लॉकिंग पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जिस पर आपने लॉक पहला लॉक छोड़ दिया है। सो जहां पर आपने फर्स्ट टाइम अनलॉक किया, जिस पॉइंट पर अनलॉकिंग की है आपने एज ए प्रोग्रामर, आपने अनलॉकिंग इंस्ट्रक्शन यूज किया फर्स्ट टाइम, वहीं से वही आपका बाउंड्री हो गया और वही लॉक पॉइंट हो गया, और लॉक पॉइंट से पहले प्रीवियस वाला पार्ट आपका, वो सारी इंस्ट्रक्शंस ग्रोइंग फेज की इंस्ट्रक्शंस होंगी, और लॉकिंग पॉइंट के बाद की सारी इंस्ट्रक्शंस आपके श्रिंकिंग फेज के होंगे। सो ग्रोइंग फेज में आप केवल लॉक मांग सकते हैं, दैट मीन्स लॉक पॉइंट से पहले आप सारे लॉक मांग सकते हैं और रिक्वेस्ट दे करके उन्हें रिसीव भी कर सकते हैं। बट जैसे ही लॉकिंग पॉइंट शुरू होता है, अब उसके बाद आप केवल डेटा आइटम को अनलॉक कर सकते हैं, आप नया लॉक नहीं मांग सकते। ये रूल्स है एक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के लिए। दीज आर द कॉमन रूल्स। इसके बेस पर हम देखेंगे कुछ थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस के बेस पर वी कैन हैव टू डिफरेंट वेरिएशंस आल्सो। ओके, सो ग्रोइंग फेस और श्रिंकिंग फेस की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, एंड लॉकिंग पॉइंट जहां पर आता है उसी के बाद से इनकी बाउंड्री शुरू होती है। ओके, सो यू कैन से दिस इज द लाइन जहाँ से दोनों को आप दोनों को पार्टीशन को मार्क कर सकते हैं। दिस इज अ पार्टीशन जहाँ पे आपका दूसरा फेज शुरू हो जाता है लॉकिंग पॉइंट के लिए। ओके, सो जनरली जो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल है, दिस वाज द टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल से जितने भी शेड्यूल जनरेट होते हैं वो सब के सब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होते हैं। सो अगर आपको मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इंप्लीमेंट करना है कॉन्करेंसी का बेनिफिट लेने के लिए, तो आप टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल जो अभी हमने डिस्कस किया था आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ आपको ये भी याद रखना है कि टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल जो हैं इनसे आपको डेडलॉक से फ्रीडम नहीं मिलती है। ओके, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये जो प्रोटोकॉल डिस्कस किया इसमें कास्केडिंग रोलबैक भी पॉसिबल है। कास्केडिंग रोलबैक क्यों पॉसिबल है? यहाँ पर देखिए कि अगर आपने मान लीजिए ये टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर दिया, तो कास्केडिंग रोलबैक किस वजह से होता है कि लेट्स से T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन थे, और T1 ने एक डेटा आइटम A को मॉडिफाई किया, और मॉडिफिकेशन के बाद T2 ने उसे रीड कर लिया A को। ठीक है, मे बी इसने अनलॉक कर दिया होगा और ये श्रिंकिंग फेस में चला गया, नया लॉक नहीं मांगेगा, और इसको जो है ना रीड करने की परमिशन मिल गई। लेकिन हो सकता है कि अभी ये ट्रांजेक्शन जो है ना T1 कमिट नहीं हुआ और बीच में ये फेल हो गया। नाउ ये फेल हो गया तो अब ये ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा था, चूंकि इसने ए की वैल्यू रीड की है जो T1 ने लिखी है, तो इस ट्रांजेक्शन को भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि इस ट्रांजेक्शन ने भी ए में कोई चेंजेस किए हो और फिर अनलॉक कर दिया हो और फिर किसी और ट्रांजेक्शन ने उसे रीड कर लिया हो। तो यहाँ पर इस तरीके से एक चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स की क्रिएट हो सकती है जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंडेंट है? कि एक ट्रांजेक्शन ने दूसरे की वैल्यू रीड की है राइट की हुई, फिर उसकी राइट की हुई वैल्यू को किसी और ट्रांजेक्शन ने रीड कर लिया और फिर उसमें चेंजेस किए, और उस चेंजेस के बाद किसी और ट्रांजेक्शन ने उस चेंजेस को रीड कर लिया। तो एक चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स इस तरीके से बन सकती है जिसमें वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन T1 फेल होता है तो T2 भी अबॉर्ट होगा। देन T2 की वैल्यू, T2 ने अगर ए में कुछ चेंज किया था और उसे किसी T3 ने
किसी ट्रांजेक्शन लेट से T3 ने रीड किया, तो T3 को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सो इस तरीके से कास्केडिंग रोलबैक इसमें पॉसिबल है। ठीक है, आपका जो लॉकिंग प्रोटोकॉल है कास्केडिंग रोलबैक को नहीं रोकता है। ओके, सो कास्केडिंग रोलबैक को अगर अवॉइड करना है तो आप एक इसका टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में एक वेरिएंट है, वो प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। सो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का मतलब लॉकिंग प्रोटोकॉल के अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए वो सारे एप्लीकेबल हैं। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन के दो फेज होंगे, जिसमें पहले फेज में वो लॉक ग्रांट करेगा, लॉक रिसीव करेगा रिक्वेस्ट करने के बाद, एंड जस्ट पॉइंट पर वो लॉक फर्स्ट रिलीज करता है, वहां लॉकिंग पॉइंट होगा वो, और फिर वहां से श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन जो लॉकिंग प्रोटोकॉल इससे पहले हमने डिस्कस किया उसमें ये था कि आप जैसे ही लॉकिंग अनलॉक करते हैं पहला, और मतलब दैट मीन श्रिंकिंग फेस में आते हैं, तो श्रिंकिंग फेस में कहीं भी आप अपना लॉक रिलीज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल एक कंडीशन इम्पोज कर देता है लॉकिंग प्रोटोकॉल पर। सो लॉकिंग प्रोटोकॉल विद वन कंडीशन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या कंडीशन इम्पोज करता है, ये कहता है कि जितने भी एक्सक्लूसिव मोड के लॉक हैं ट्रांजैक्शन के, वो कमिट इंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही छोड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी अपने लॉक प्रोटोकॉल जो डिस्कस किया था उसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन ये था कि आपको लॉक जो ना रिलीज करने हैं वो श्रिंकिंग फेस में करने हैं, और श्रिंकिंग फेस में आप कहीं भी कर सकते हैं। ओके, और श्रिंकिंग फेस का एंड कहां पर होता है आपको मालूम है, कमिट इंस्ट्रक्शन पर या अबॉर्ट इंस्ट्रक्शन पर। ओके, नाउ चूंकि आप लॉक को कहीं भी रिलीज करने दे रहे थे, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ट्रांजैक्शन टी ने, जो कि श्रिंकिंग फेस में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने किसी वैल्यू को मॉडिफाई किया है और उससे अनलॉक नहीं किया है, सॉरी उसको अनलॉक कर दिया है। अब अनलॉक कर दिया है लेकिन ट्रांजैक्शन चूंकि कमिट नहीं हुआ है, तो वो चेंजेस परमानेंट नहीं हो सकते, नेसेसरी नहीं है वो परमानेंट हो, और हो सकता है चूंकि आपने आइटम अनलॉक कर लिया तो कोई और ट्रांजैक्शन को उसका लॉक मिल जाएगा और वो उस वैल्यू को रीड करके उसमें मॉडिफिकेशन करता है। सो इस तरीके से आप कास्केडिंग की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस कास्केडिंग रोलबैक की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट टू फेस प्रोटोकॉल लाया गया। तो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में लॉकिंग प्रोटोकॉल के जो टू फेस लॉकिंग है वो रूल सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। दैट मींस अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो सब वैलिड हैं, वो पार्ट है इस प्रोटोकॉल का। बस एक कंडीशन और ऐड कर दी आपने। वो कंडीशन क्या है कि अब आप जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक हैं वो श्रिंकिंग फेस के सबसे एंड पॉइंट पर, मतलब जहां पे आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो रहा है उस पॉइंट पर आप जो ना रिलीज करेंगे लॉक्स को। हाँ, आप शेयर्ड लॉक जो है उनको कभी भी श्रिंकिंग फेस में किसी भी पॉइंट पर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जिन आइटम्स का एक्सेस आपने एक्सक्लूसिव मोड में लिया है उनको आप केवल जो कमिट पॉइंट होगा वहां पर रिलीज करेंगे। तो अब क्या होगा, चूंकि ट्रांजैक्शन कमिट होने पर जो ना लॉक रिलीज कर रहा है, जो राइट मोड में लिए हैं उसने, तो अब उसके जो राइटिंग वाले जो जो डेटा चेंजेस किए हैं उसने उन आइटम्स पे, वो चेंजेस किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, कोई और ट्रांजैक्शन उनको रीड नहीं कर सकता। सो ये जो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि ट्रांजैक्शन T1 ने ट्रांजैक्शन T1 ने ए की वैल्यू को पहले राइट किया और फिर इसको मतलब ए की वैल्यू को रिलीज कर दिया, सॉरी, ए की वैल्यू को राइट किया एंड देन रिलीज कर दिया। ओके, सो अब जब रिलीज कर दिया तो इसे रिलीज करने की वजह से कोई दूसरा ट्रांजैक्शन टी डैश आकर के रीड कर सकता था या रीड राइट कर सकता था। नाउ आपने क्या किया, स्ट्रिक्ट टू फेस में आपने ये कह दिया कि नहीं, अब ए पर जो लॉक है, क्योंकि ये लॉक राइट कर रहा है दैट मींस एक्सक्लूसिव लॉक होगा, तो ए पर आप लॉक तभी रिलीज करेंगे जब ये टी कमिट होने वाला होगा। दैट मींस कमिट पॉइंट पर आ गया है, कमिट हो गया है, तभी रिलीज कर रहे हैं आप। तो अब इसको ऐसे रीड करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी क्योंकि ये लॉक रहेगा डेटा आइटम। सो ये जो पॉसिबिलिटी कास्केडिंग रोलबैक वाली बन रही थी, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो आपका जो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल है ये आपके जो है कास्केडिंग रोलबैक को अवॉइड करता है। हालांकि डेडलॉक को नहीं रोक सकता है, ये डेडलॉक हो सकता है।
नाउ तीसरा जो प्रोटोकॉल इसका मॉडिफिकेशन दैट इज मोर स्ट्रिक्टर, दैट इज रिगोरस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। सो रिगोरस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो है आप सारे लॉक्स को केवल कमिट के टाइम पर रिलीज करिए। अगेन आपका टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल जो डिस्कस किया था मैकेनिज्म वो वही है, श्रिंकिंग फेस होगा, ग्रोइंग फेस होगा, दोनों के बीच में लॉक पॉइंट होगा। श्रिंकिंग फेस में आप केवल लॉक रिलीज करेंगे, ग्रोइंग फेस में आप लॉक ग्रांट लेते हैं। ओके, लेकिन अब इसमें स्ट्रिक्ट से भी थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि नहीं, हम रीड लॉक जितने भी लिए हैं, रीड मोड में भी जो लॉक लिए हैं, शेयर्ड मोड में भी जो लॉक लिए हैं, वो भी हम लॉकिंग के टाइम पर ही छोड़ेंगे, सॉरी कमिट पॉइंट के टाइम पर छोड़ेंगे। सो इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है और नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान आप देख रहे हैं ये होने वाला है कि आपने जितने शेयर्ड मोड में लॉक लिए थे, सो शेयर्ड मोड में चूंकि लॉक शेयरेबल होता है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन आप उस डेटा आइटम को राइट करना चाहता था तो वो तब तक राइट नहीं कर सकता जब तक जो ट्रांजेक्शन ने लॉक ले रखा है वो कमिट नहीं हो जाता है। सो सपोज अगेन मान लीजिए यही ट्रांजेक्शन टी है, टी ने एक डेटा आइटम बी पर लॉक ले रखा है शेयर्ड मोड में। नाउ ये अगर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल होता तो ये श्रिंकिंग फेस में कहीं भी बी को रिलीज कर देता। लेकिन अब आपने क्या कहा, लेट्स से श्रिंकिंग फेस यहां से यहां तक है, तो बी को यहां भी रिलीज किया जा सकता था, इस जगह भी रिलीज कर सकते थे, यहां भी रिलीज कर सकते थे, यहां भी रिलीज कर सकते थे। तो आप जितना जल्दी बी को रिलीज करते उतना उतनी जल्दी एक ट्रांजेक्शन टी डैश को इस बी को यूज करने का मौका मिलता। लेकिन चूंकि अब आप कह रहे हैं ट्रिगोरस टू फेस में कि हम जब लॉक कर रहे हैं यहां पर ये जो कमिट पॉइंट है इस जगह पर हम लॉक को रिलीज करेंगे, तो इससे क्या मतलब निकला, यहां पर आप शेयर्ड मोड को भी आप यहीं रिलीज कर रहे हो। सो दोनों टाइप के जो लॉक हैं वो आप इस पॉइंट पर रिलीज कर रहे हो। तो रीड के केस में जो पॉसिबिलिटी थी कि आप यहां लॉक कर देते तो ट्रांजेक्शन टी डैश जो है बी को एक्सेस कर पाता, तो वो पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई। तो आपका रिगरस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया और ये कॉन्करेंसी को हैम्पर कर देता है। ठीक है, सो आपकी कॉन्करेंसी कम हो जाएगी। नाउ इसका ऐसा करने का फायदा क्या है? इसको ऐसा करने का लेकिन फायदा यह है कि आपका आप अब एक ट्रांजेक्शन, एक शेड्यूल है जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको आप इसके बेस पर, इस कमिट पॉइंट के बेस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन के बीच में आप एक हायरार्की बना सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन का कमिट पॉइंट पहले ऑकर होता है ये वाला, वो ट्रांजेक्शन पहले माना जाएगा ऑर्डरिंग में, और जिसका बाद में ऑकर होता है वो बाद में माना जाएगा। सो आप ट्रांजेक्शन्स की ऑर्डरिंग कर सकते हैं। सो लेट्स से एक शेड्यूल है एस, इसमें टी ट्रांजेक्शन टी1 है, देन टी2 है, एंड सो ऑन। और टी1 ट्रांजेक्शन का कमिट पॉइंट इस जगह पर ऑकर हो रहा है, टी2 का कमिट पॉइंट यहाँ ऑकर हो रहा है, तो आप इनकी ऑर्डरिंग को ऐसे कर सकते हैं, टी1 पहले आएगा सीक्वेंस में, देन टी2 आएगा। सो कमिट पॉइंट के बेस पर ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके तीन प्रोटोकॉल्स हैं। सो आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? गुफरान, हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है? नो सर, वो थोड़ा गलती से हो गया था सर। ओ आई हैंड। थॉट कि आपका कोई क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं। ओके, सो ये आपके तीन तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें से आपका स्ट्रिक्ट टू फेस प्रोटोकॉल ज्यादा वाइडली यूज होता है। ओके, सो ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लॉकिंग प्रोटोकॉल्स को ज़्यादातर डेटाबेसेस और कई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स भी जो है लॉकिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं डेटा आइटम्स के एक्सेस को रेगुलेट करने के लिए। ओके, सो इससे आपका देखिए आप कॉन्करेंसी को रेगुलेट भी कर पा रहे हैं। सो इन प्रोटोकॉल्स की मदद से आप एक्चुअली आइसोलेशन अचीव कर रहे हैं। जो जैसे मैंने कहा था कि ट्रांजेक्शन की 4 प्रॉपर्टी हैं जिसमें से आइसोलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो कॉन्करेंसी के टाइम पर आप आइसोलेशन को हमेशा अचीव करना चाहते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन्स कॉन्करेंट भी हों और आइसोलेशन एक तरीके से वर्चुअली आइसोलेशन आपको अचीव हो जाए। सो आइसोलेशन से मतलब कि वो ट्रांजेक्शन पैरेलली रन कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में इंट्रैक्शन ना हो। इंट्रैक्शन मतलब वो वैल्यूज को अनऑथराइज तरीके से रीड राइट ना करें या ऐसे तरीके से रीड राइट ना करें जिससे कंसिस्टेंसी को नुकसान हो, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को नुकसान हो। ओके, सो आप लॉकिंग प्रोटोकॉल की मदद से आइसोलेशन अचीव कर सकते हैं। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकिंग प्रोटोकॉल्स आर नॉट ओनली द प्रोटोकॉल्स जिनकी मदद से हम कॉन्फ्लिक्ट serializable शेड्यूल जनरेट करते हैं। देयर आर सम मोर प्रोटोकॉल्स, जैसे टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स आर देयर जिसमें
टाइम स्टाम्प के बेस पर हम शेड्यूल ट्रांजेक्शन्स के लॉक्स को रेगुलेट करते हैं, डेटा आइटम के एक्सेस को रेगुलेट करते हैं। ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल्स आर देयर आल्सो, जिनके बेस पर हम डेटाबेस का, दैट मीन्स ट्री बेस्ड प्रोटोकॉल्स आर देयर। सो ट्री बेस्ड प्रोटोकॉल्स में भी हम ट्री की हायरार्की के बेस पर डेटा के एक्सेस को या डेटा आइटम के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं और एक पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ही जनरेट करते हैं। ओके, सो लेकिन हम सारे शेड्यूल्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतने डीप में हमारा जाना हमारे सिलेबस के रेंज, सिलेबस से में नहीं है, सिलेबस से बाहर की पॉइंट्स हैं। तो अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो आपके बुक में आगे प्रोटोकॉल्स भी दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स ही इनफ है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आई होप इसके आगे अब और कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए। ओके, है लॉक कन्वर्जन। ओके, वन मोर थिंग। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉकिंग प्रोटोकॉल में जब आप लॉकिंग कर रहे हैं तो कभी कभी प्रोटोकॉल्स आपके स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और उनकी वजह से कॉन्करेंसी थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है। सो देर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस और एड ऑन इनटू द लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, जिनकी मदद से हम आपके लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कॉन्करेंसी को थोड़ा सा और इन्हांस कर सकते हैं। सो दैट कॉन्सेप्ट इज लॉक कन्वर्जन। सो लॉक कन्वर्जन की मदद से आप विदाउट लूजिंग डेटा कंसिस्टेंसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए हुए कॉन्करेंसी को थोड़ा सा इनहांस कर सकते हैं। सो कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो नाउ लॉक कन्वर्जन में क्या कॉन्सेप्ट है कि आप लॉक शुरू में जब आप किसी डेटा आइटम को, लेट से आपको एक्सक्लूसिव मोड में लॉक चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ ट्रांजेक्शन के केस में ऐसा हो सकता है कि एक डेटा आइटम जिसको आपको चेंज करना है, उसमें राइट करना है, तो आप राइट कर शुरू में नहीं कर रहे हैं उसको। सो आप उस ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, पहले शेयर्ड मोड में लॉक ले लीजिए। जब शेयर्ड मोड में लॉक ले लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका पास आइटम रहेगा भी, कोई दूसरा जिससे एक्सक्लूसिव मोड में आपसे पहले ना ले ले, तो वो पॉसिबिलिटी आपने ब्लॉक कर दी। दूसरा, क्योंकि आपका लॉक शेयर्ड मोड में है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो केवल उस डेटा आइटम को रीड करना चाहते थे, आप उनको परमिट कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली रन करते रहेंगे। लेकिन अगर इमेजिन करिए उसी डेटा आइटम का, लेट से लेट मी टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल होगा। सो ओके, सो सी दिस एग्जांपल। एक शेड्यूल है जिसमें दो ट्रांजेक्शन हैं आपके पास, T8 एंड T9। सो if you observe in ट्रांजेक्शन T8 A1 A2 एंड सो ऑन AN डेटा आइटम को रीड कर रहा है। सो इसने रीड के लिए पहले ऑब्वियसली शेयर्ड मोड में रिक्वेस्ट मांगेगा, शेयर्ड मोड में जो है ना ग्रांट मांगेगा कॉन्करेंसी मैनेजर से ट्रांजेक्शन T8। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि ये राइट भी कर रहा है A1 पर। सो A1 पर पहले इसने रीड किया है एंड देन कुछ टाइम बाद, काफी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के गैप के बाद अब ये इस पर राइटिंग कर रहा है। ओके, सो अब दो रास्ते हैं आपको यहां पर लॉक लेने के। एक ऑप्शन है कि आप A1 पर एक्सक्लूसिव लॉक यहीं पर ले लीजिए, जब आप शुरू में ही ले लीजिए ट्रांजेक्शन के बिगिनिंग में। सो आपने डेटा आइटम A1 को लॉक कर लिया एक्सक्लूसिव मोड में, दैट मीन्स आपने लॉक एक्स कमांड इशू कर दी, लॉक एक्स फॉर A1। एक रास्ता तो यह है, शुरू में ही कर दीजिए। एक दूसरा रास्ता यह है कि आप पहले ए पर जो है A1 पर, सॉरी, लॉक शेयर्ड मोड में लीजिए। सो लॉक एस ब्रैकेट में A1, और जब इस पॉइंट पर आपको जरूरत पड़ती है यहां पर, सो इस लाइन से जस्ट पहले आप लॉक को इनहांस कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, लॉक एक्स एंड ए, सॉरी ए नहीं है, ये A1 है। दो पॉसिबिलिटी है। सो ये अगर पॉसिबिलिटी की बात करें आप, इसमें देखिए इसमें कितनी कॉन्करेंसी है। आपने डेटा आइटम A1 को पहले ही लॉक कर लिया एक्सक्लूसिव मोड में। सो अब आपके सामने प्रॉब्लम, आप देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। जब आपने एक्सक्लूसिव मोड में लॉक ले लिया तो इस पॉइंट पर तो आपने रीड किया, लेकिन राइट कहीं नहीं कर रहे हैं आप। सो यहां से यहां तक के बीच में इतने टाइम तक आपने डेटा आइटम पर कोई राइट ही नहीं किया है, अननेसेसरी आपने ये एक्सक्लूसिव मोड लॉक ले रखा है।
सो ये लॉक एक्सक्लूसिव मोड में लेने से इस ड्यूरेशन में अगर कोई एक ट्रांजेक्शन ऐसा आता है जिसे इस आइटम को केवल रीड करना है, या मल्टीपल भी आ सकते हैं, तो उन सबको आप वेटिंग में डाल के रखेंगे, है ना। नाउ दूसरा जो ऑप्शन है, अगर इसको आप देखें तो इस ऑप्शन में क्या है कि अगर आप यहां पर शेयर्ड मोड लॉक ले लेते हैं इस जगह पर, तो आपको रीड करने की परमिशन मिल रही है, आप रीड कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में जितनी बार भी चाहें आप एक A1 की वैल्यू को रीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एवं इसी ड्यूरेशन में जो ट्रांजेक्शन वेट कर रहे थे या A1 को रीड करना चाहते थे, कोई ट्रांजेक्शंस जो आते हैं, सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, लेट से एन ट्रांजेक्शंस आते हैं बीच में, जो इस ड्यूरेशन में A1 को रीड करते हैं केवल, तो आप उन सारे सेट ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट होने दे रहे हो, उनको भी अलाउ कर रहे हो एक साथ। ओके, एंड देन इस पॉइंट के टाइम पर आपको जरूरत पड़ती है कि अब आपका लॉक एक्सक्लूसिव हो जाए। सो आपने यहां पर लॉक को अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। सो अब आपको एक इंस्ट्रक्शन और नई ऐड करना पड़ेगी ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन में, अपग्रेड A1। ओके, जब अपग्रेड A1 आप इशू कर देंगे, इस लाइन से जस्ट पहले अपग्रेड A1 लिख देंगे। सो अपग्रेड A1 का मतलब आप कॉन्करेंसी मैनेजर से कह रहे हैं कि इस पर मेरा लॉक अपग्रेड कर दीजिए। सो अपग्रेड का मतलब शेयर्ड से अपग्रेड करके आप उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। सो अगर इस समय रीडिंग मोड में कोई भी ट्रांजेक्शन इसको लॉक नहीं ले रहा है, तो आपको अपग्रेड मिल जाएगा और आप इस पर A1 पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस केस में ये एग्जांपल दिखाया हुआ है, TN9 ट्रांजेक्शन अगर इस ड्यूरेशन में आता भी एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा इस ड्यूरेशन में, अगर ये वाला मॉडल आप इस्तेमाल करते हैं। तो T9 ट्रांजेक्शन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो A1 A2 की वैल्यू रीड करके उसे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन आराम से इससे पहले बीच में, यहाँ से इन दोनों के बीच में अगर आता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इसे आराम से आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो इससे क्या हो रहा है, आप कॉन्करेंसी बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा ट्रांजेक्शन अब अलाउ कर पा रहे हैं। सो ऐसा करने से कॉन्करेंसी बढ़ेगी। ओके, नाउ आप बता सकते हैं इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है? किसी को कोई प्रॉब्लम दिखी इसमें कि इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है? सर जैसे T9 पे अगर रीड A3 भी आ गया, या तो क्या हाँ, प्रॉब्लम है, A3 हो जाएगा। और उसमें अगर हमको राइट, सर अगर मैं राइट करना चाहूँ तो? A3 पे राइट करना है? नहीं, हम तो A3 की बात नहीं कर रहे हैं, हम A1 डेटा आइटम की बात कर रहे हैं। A3 पे अगर राइट करने की परमिशन होगी तो राइट कर पाएगा। A3 पे अगर इसने यहाँ किसी यहाँ को पे और फिर ने लॉक नहीं लिया है तो। मैनेजर को, सर कंकरेंसी मैनेजर को फिर यहाँ पे एक मिनट एक्सक्लूसिव जरा, लगा एक के ये कर कॉल आ रहा सकते है, हैं? मैं कॉल रिसीव कि A3 अगर आप जो है ना बोल रहे हैं कि A3 कोई डेटा आइटम है, तो A3 का तो इसने राइटिंग मोड में लॉक लिया ही नहीं है, रीडिंग लॉक है। तो अगर ये राइटिंग के लिए लॉक मांगेगा A3 पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लॉक A3 का अगर रीड मोड में लॉक होगा, तो A3 को राइटिंग के लिए लॉक नहीं मिलेगा, रीडिंग के लिए मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ मेन प्रॉब्लम आप अगर नहीं, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ यहाँ पर आपने रीड मोड में जैसे लॉक ले रखा है, यहाँ तक सारा लॉक रीड मोड में है A1 से AN डेटा आइटम का। सो A1 डेटा आइटम के लिए जब आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय कोई और ट्रांजेक्शन रीड करने में बिजी है, तो तब तक आप अपग्रेड नहीं कर सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी ड्यूरेशन में बीच में एक एक करके ट्रांजेक्शन आते जा रहे हैं और वो रीड लॉक मांगते जा रहे हैं। सो आपको अपग्रेड करने का चांस ही नहीं मिल पा रहा है, और जब आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, एंड इसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन स्टारवेशन में भी जा सकता है। सो इस ऐसा करने से एक नई प्रॉब्लम जरूर अराइज हो सकती है, स्टारवेशन। सो आपको मालूम है कि स्टारवेशन का भी सॉल्यूशन है, आप एजिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए और ट्रांजैक्शन को इसको प्रायोरिटी दीजिए, एक लिमिट लगा दीजिए कि इस इतने ट्रांजैक्शंस जो है केवल बीच में एक्सेस दिया जा सकता है, या इसे किसी भी ट्रांजेक्शन को किसी भी आइटम के लिए इससे ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता, समथिंग लाइक दैट। या एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दीजिए, जब प्रायोरिटी बढ़ जाएगी तो कोई दूसरे ट्रांजेक्शन को चांस नहीं मिलेगा, इसे एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टारवेशन का प्रॉब्लम के चांसेस हैं इस केस में, बाकी और कोई इशू नहीं है। तो स्टारवेशन से आप डील कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन है। ओके, सो ऐसा करने से आप कॉन्करेंसी को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली जैसे आपने लॉक अपग्रेड किया था, इसे डाउनग्रेड भी कर सकते हैं आप। अगर आप किसी दूसरे ट्रांजेक्शन को परमिशन देना चाहते हैं रीड करने की,
आपने कुछ चेंजेस करना थे कर लिए, अब आप चाहते हैं कि उसे रीड कर दिया जाए, लेकिन अभी आइटम को रिलीज ना किया जाए क्योंकि आपको भी उसे फर्दर रीड करने की दोबारा जरूरत पड़ सकती है। तो आप उसका डाउनग्रेड करके एक्सक्लूसिव से फिर से शेयर्ड मोड में ला सकते हैं सो दैट कोई दूसरे ट्रांजेक्शन रीड कर सकते हैं। हालांकि ऐसे केस में आप जो ना फिर फर्दर आप कास्केडलेस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सो डाउनग्रेड भी आप अलाउ कर सकते हैं। सो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, अपग्रेड एंड डाउनग्रेड, ये जनरली कॉन्करेंसी को फर्दर और इंक्रीज करते हैं ओवरऑल। ओके, सो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि फिर लॉक मैनेजर जो ना आज 10 मिनट में नहीं हो पाएगा, मैं मुझे क्लास एक्सटेंड करना पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉक मैनेजर एंड देन रिकवरी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। रिकवरी कैसे होती है, रिकवरी के लिए क्या प्रोटोकॉल है, रिकवरी मैनेजर कैसे फंक्शन करता है, और आपका डेटाबेस फेलियर से कैसे रिकवरी करता है, फेलियर कितने टाइप के होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। देन बाय।